हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जा रही है, एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन सेम टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है कि अलग पाथ के थ्रू सेम रिएक्टेंट से कोई और प्रोडक्ट भी बन जाए, यानी कि पैरेलल में एक और रिएक्शन हो जाए सेम रिएक्टेंट से। तो ये पैरेलल रिएक्शन जो होती हैं वो एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बना वो वापस में पार्शियली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, अनदर कॉम्प्लिकेशन। या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बना वो फर्दर एक और प्रोडक्ट में टूट जाए, यानी सीक्वेंस में दो रिएक्शंस हो जाएं, इट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो तीन कॉम्प्लिकेशंस हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, पैरेलल रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें पहला है पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस में कोई सिंगल रिएक्टेंट है और इससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेट्स से बी एंड सी। ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर भी 1 है। इसका रेट कांस्टेंट लेट्स से k है, इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। अब मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी a ली थी आपने, इसमें से x चला गया, ये y और z बन गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ट्रीट करेंगे इसको। जैसे अगर मैं लिखूं रेट ऑफ अपीयरेंस of A, rate of appearance of B, sorry, this can be written as dB upon dt, या इसी को मैं dy by dt भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने y क्वांटिटी माना है ना कि t टाइम के बाद y क्वांटिटी बना है, तो dy by dt। this can be written as k1 into a minus x, या ऐसे ही आप लिख सकते हो rate of appearance of C is equal to dc upon dt, which can be written as dz upon dt, which is equal to k2 into a minus x, equation 1, equation 2। ठीक है, अगर मुझे लिखना हो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ a कैन बी रिटन एज माइनस da by dt, या फिर इसको dx by dt भी लिख सकता हूं। दिस इज गोइंग टू बी k into a minus x, इक्वेशन 3। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड कि जितना क्वांटिटी A का निकला वो B और C में बट गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो x है ये y प्लस z के बराबर है, तो मैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी लिख सकता हूं, राइट। dx बाई डी टी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है k इंटू ए माइनस एक्स, dy बाई डी टी हो गया k1 इंटू ए माइनस एक्स, dz बाई डी टी हो गया k2 इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ से a माइनस एक्स तो कट गया, तो k आ गया k1 प्लस k2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास n पैरेलल रिएक्शंस हों, सो मेनी पैरेलल रिएक्शंस, लेकिन सबका ऑर्डर एक ही हो, सिमिलर हो, फिलहाल मैं फर्स्ट मान के चल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की हो, तो सबका ऑर्डर सेम हो, बहुत सारी पैरेलल रिएक्शन हो, तो नेट रेट कांस्टेंट, overall rate constant is always equal to the sum of rate constant of all the parallel reactions। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इस पॉइंट को नोट के रूप में। so overall rate constant is equal to sum of rate constant of all पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो होगा वो सभी रेट कांस्टेंट के सम के बराबर होगा, प्रोवाइडेड ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम फॉर ऑल पैरेलल रिएक्शंस। यदि ऑर्डर डिफरेंट हो गया ना तो ये चीज़ आप नहीं लिख पाओगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी सेम। फिलहाल मैं यहाँ फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहा हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट नहीं भी हो तो सभी स्टेप का, सभी पैरेलल रिएक्शंस का ऑर्डर सेम होगा, तभी k इज इक्वल टू सिग्मा k लिख सकता हूँ मैं, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 एंड सो ऑन। क्लियर? ऐसे मुझे कभी
अगर B और C की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना हो, कभी किसी भी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ B एंड C, कैन वी राइट इट इज इक्वल टू dB अपॉन dt डिवाइडेड बाई dC अपॉन dt। एंड dB अपॉन dt को मैं लिख सकता हूँ k1 इंटू a माइनस एक्स और dC अपॉन dt को मैं लिख सकता हूँ k2 इंटू a माइनस एक्स। वंस अगेन कैंसिल हो गया, तो B अपॉन C कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी k1 अपॉन k2। बट ध्यान रहे ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब B और C का जो कोफिशिएंट है, मल्टीपल है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो बराबर हो, वरना ये यहाँ पे चीज़ थोड़ी बदल जाएगी जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं पैरेलल रिएक्शंस में, तो जिस तरह की मैंने रिएक्शन ली थी उसी फॉर्मेट में है, तो B एंड C का रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी k1 अपॉन k2। इसी तरह से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो आपको ABC की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, हाउ टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन राइट dA अपॉन dt, या सिंपली लिख देता हूँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स, या dx अपॉन dt को मैं लिख सकता हूँ, k को मैं लिख दिया k1 प्लस k2 a माइनस एक्स, या dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू dt। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ dx a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 dt, टाइम को आप 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो और इसको 0 से x तक, तो क्या मिलेगा k1 प्लस k2 इंटू t इज इक्वल टू ln माइनस ln a माइनस एक्स 0 टू x। अगर आप इसमें लिमिट रख दोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू e पावर k1 प्लस k2 इंटू टी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। तो यहाँ से मुझे x मिलेगा a माइनस a e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और x इज इक्वल टू a 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। दिस इज द अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इन एनी पर्टिकुलर टाइम t टाइम में कितना अमाउंट x का रिएक्ट कर गया, a का रिएक्ट कर गया, वो इतना होगा। अगर आपको सिर्फ a माइनस एक्स निकालना है, दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। तो इस तरह से हमने a की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी निकाल दी और कितना क्वांटिटी रिएक्ट किया है वो भी निकाल के दे दिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से मुझे कभी B और C की भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो कैसे करेंगे, ज़रा देखिए। कभी मुझे लिखना हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिसोसिएटेड कैन बी रिटन एज y डिवाइडेड बाई x। y is the quantity of B formed at any time and x is the quantity of A reacted in the same time। तो और इसी को मैं लिख सकता हूँ dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt। dy by dt को मैं लिख सकता हूँ k1 इंटू a माइनस एक्स, एंड dx by dt को मैं लिख सकता हूँ k इंटू एक्स। तो ये आपका आ जाएगा k1 अपॉन k1 प्लस k2। तो B at any point of time divided by A dissociated is going to be k1 अपॉन k1 प्लस k2। तो कभी अगर मुझे B निकालना हो at any point of time यानी Y निकालना हो तो it can be written as k1 अपॉन k1 प्लस k2 into quantity of A dissociated। तो B at any point of time t is equal to k1 upon k1 plus k2
एंड क्वांटिटी ऑफ ए डिसोसिएटेड ये निकाल चुका हूं मैं, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ए डिसोसिएटेड, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, तो किसी भी टाइम पीरियड के बाद यदि आपको B की कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। फाइन। सिमिलरली कैन वी राइट फॉर C? सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम t इज इक्वल टू Z, इसी को मैं Y लिख सकता हूं। दिस इज गोइंग टू बी K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू A 1 माइनस e raised to the power minus k1 plus k2 into t। तो मैंने आपको t टाइम के बाद a कितना रहेगा, b कितना रहेगा, c कितना रहेगा, ये सारी बात बता दी। कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरी नहीं आप इन सभी चीज़ों को निकालो, दो को निकाल लो ना। कैन वी राइट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम t प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम t। देखो आप चेक कर लो, A नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस C, क्योंकि जो रिएक्शन अपन ने ली थी वो क्या थी, वो ये थी A चेंजिंग इंटू B, A चेंजिंग इंटू C। तो जितना इसका इधर जाएगा उतना ही B बनेगा। मान लीजिए आपने इसका A लिया था, इसमें से X गया, ये Y बना, ये Z बना। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि इसमें से y चला गया इधर और z चला गया इधर, तो a माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू a। तो किसी टाइम t पे a का कॉन्सेंट्रेशन प्लस b का कॉन्सेंट्रेशन प्लस c का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, प्रोवाइडेड रिएक्शन इसी फॉर्मेट में हो, वरना थोड़ा चेंज आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको बहुत सारी बातें इसमें बता दी। पहली तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू b अपॉन c, दूसरी k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 सिग्मा ऑफ k, तीसरी मैंने a b c तीनों की कॉन्सेंट्रेशन t टाइम पे निकाल के बता दी, और चौथी मैंने बताई कभी ज़रूरत पड़े तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि a नॉट इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT। अब पैरेलल रिएक्शन के केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो A से B और C बन रहे हैं तो B और C का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होके कुछ और हो जाए। ऐसे केस में कैसे डील करेंगे? जैसे मान लीजिए A चेंज हो रहा है M इंटू B में एंड N इंटू C में, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे K2 है, इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट मैंने K मान लिया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन K है, T टाइम के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, T टाइम के बाद X चला गया जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइन। तो अब अगर मुझे निकालना हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, कैन वी राइट इट M इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इंटू B? A जिस रेट से B में कन्वर्ट हो रहा होगा, B उसके M टाइम से बन रहा होगा, जितना भी इसका इधर जाएगा उसका M टाइम्स B बनेगा, यानी B के फॉर्मेशन का जो रेट है वो A का B में डिसोसिएशन के रेट का M टाइम्स है। राइट? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B को मैं लिख सकता हूँ dB बाई dt, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इंटू B M इंटू K into A minus X, K1 into A minus X, I'm sorry, M into K1 into A minus X, K1 into A minus X is going to be the rate of disappearance of A into B। K1 है ना इस वाले स्टेप का रेट कांस्टेंट, तो M तो मल्टीपल आ गया एंड K1 into A minus X A के डिसअपीयरेंस का रेट है जो B में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से dB अपॉन dt लिख लेता हूँ सिंपली, M into K1 into A minus X, equation 1. Similarly, can we write rate of appearance of C, dC upon dt can be written as N into K2 A minus X, and same way we can write rate of disappearance of A, that is minus dA by dt, can be written as K into A minus X, and
यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ k1 प्लस k2, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, ऑर्डर जब तक सेम रहेगा तब तक k इज ऑलवेज गोइंग टू बी k1 प्लस k2। तो यहाँ से मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूँ व्हाट, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने पहले निकाला हुआ था। इसको मैं नंबर 4 डाल देता हूँ, और यहाँ से अगर आपको x लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। इट विल बी a माइनस a, या 1 माइनस a कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन 5 डाल दिया। अब मेरा पर्पज़ है यहाँ पे 2-3 चीज़ें और निकालने का, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में किया था कि B और C की कॉन्सेंट्रेशन यदि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो लेट्स सी। अब यहाँ से मैं इक्वेशन 1 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिसोसिएटेड यदि मैं निकालना चाहूँ तो कैन बी राइट इज dB अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। इसी को मैं dx बाई dt लिख सकता हूँ क्योंकि x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। तो dB अपॉन dt मुझे पता है m इंटू k1 इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई dx बाई dt भी मुझे पता है k1 प्लस k2 इंटू k1 प्लस k2 इंटू a माइनस एक्स। दिस इज a माइनस एक्स, ये गलती से लिख दिया, a माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ से a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा m k1 अपॉन k1 प्लस k2 की वैल्यू डाल दें तो bt आ जाएगा m k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू a डिसोसिएटेड। a डिसोसिएटेड मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू डाल दूंगा तो m k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू a डिसोसिएटेड है a 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, राइट। ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। सिमिलरली कैन वी राइट concentration of C at any time t is equal to what, n into k2 divided by k1 plus k2 into a 1 minus e raised to the power minus k1 plus k2 into t। और यहाँ से यदि आपको कभी भी b अपॉन c निकालना हो तो यू कैन चेक concentration of b at any time t अपॉन concentration of c at any time t is always equal to, ये सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा m k1 अपॉन n k2। इसके अलावा कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसा भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाई m प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c बाई n। ये मैंने कैसे लिखा, आप देखो जो मैंने रिएक्शन ली थी वो यही तो थी, a चेंजिंग इंटू m इंटू b n इंटू c। तो अगर इसका जितना भी पोर्शन इधर जाएगा ऐसे समझ लो कि ये a माइनस p माइनस q, p इधर गया q इधर गया तो ये m इंटू पी बनेगा और इधर n इंटू क्यू बनेगा। अब आप ये अप्लाई करके देखो, a है आपका, a को स्मॉल a लिख लो एंड फाइनल a है a माइनस पी माइनस क्यू, b है आपका m इंटू पी डिवाइडेड बाई m करेंगे p आ जाएगा, ऐसे c है आपका n इंटू क्यू डिवाइडेड बाई n करेंगे q आ जाएगा और ये पूरा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, राइट। आप चेक करके देख लो, a नॉट को a ले लो, a b c मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, a की कॉन्सेंट्रेशन ये हुई t टाइम पे, b की ये हुई, c की ये हुई, ये सेटिस्फाई करेगा। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करें, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। एक यूनिक केस पैरेलल रिएक्शन में और बन सकता है जिसमें आपने लेट्स से जो A है उसका भी कोफिशिएंट चेंज कर दिया और B और C उसका भी कोफिशिएंट चेंज कर दिया। ये M है, ये N है, लेट्स से ये P है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K है, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है। तो देखो इसको जब भी डील करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जब भी हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कैन वी राइट इट 1 अपॉन P minus dA by dt and this can be written as what, K into concentration of A at any point of time। अगर मैं इनिशियल A ले लूँ, फाइनल A माइनस एक्स ले लूँ
ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा da बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी, और इसी को मैं dx बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू p इंटू के ए माइनस एक्स, या द सेम dx बाई डी टी कैन बी रिटन एज p इंटू के वन प्लस के टू इंटू ए माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि हमारे सभी एक्सप्रेशन में जहाँ मैं k यूज़ करता था वहाँ p इंटू के वन प्लस के टू, जहाँ मैं के वन प्लस के टू यानी k यूज़ करता था वहाँ पे p k यूज़ करूँगा। आप भी p k यूज़ करो। तो चलिए, अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशंस A की निकालनी हो, लाइक मुझे ये पता पड़ गया, अगर मुझे A की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस p k1 प्लस k2 इंटू टी। ये सब हम लोग डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये स्मॉल a है तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a ई रेज टू द पावर माइनस p k1 प्लस k2 इंटू टी। ये हो गया आपका a एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या a माइनस एक्स भी लिख सकते हो इसको, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a ई रेज टू द पावर माइनस p k1 प्लस k2 इंटू टी। ये तो आ गया a का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे x निकालना हो तो आप x भी निकाल सकते हो। कैन वी राइट b कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, अगर आपको याद हो उसके लिए मैंने लिखा था m इंटू के वन डिवाइडेड बाई, अब यहाँ p इंटू के वन प्लस के टू हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी a 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस p k1 प्लस k2 इंटू टी। ये पुराना वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पिछले सेक्शन में निकाला था ना, बस पिछले सेक्शन और इस सेक्शन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जहाँ पे k1 प्लस k2 यूज़ किया था पिछले सेक्शन में, यहाँ p इंटू k1 प्लस k2 यूज़ करेंगे। क्लियर? सिमिलरली concentration of C at any time t is equal to n into k2 divided by p k1 plus k2 a 1 minus e raised to the power minus p k1 plus k2 into t। ठीक है, तो a का भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से, यानी ये a हो गया, इसको at लिख सकता हूँ मैं, at आ गया, bt आ गया, ct आ गया, सब की कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको निकाल के दे दी। तो अगर सेकेंड एंड थर्ड केस में, यानी पिछले केस में इसमें यदि मुझे कंपेयर करना हो, तो क्योंकि a का जो कोफिशिएंट है वो 1 की बजाय p हो गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट होगा वो k1 प्लस k2 की बजाय p टाइम्स k1 प्लस k2 होगा। राइट? तो ये पैरेलल रिएक्शंस की मैंने सारी बातें बता दी। थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन है, आसान वाला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता है, बट this portion is going to be very much useful for those students who are preparing for Olympiads। Olympiad examination के लिए बहुत सही चीज़ है ये, इस पे questions आते हैं, especially national Olympiad examinations में you will definitely get questions based on this। चलिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पैरेलल रिएक्शन पे। Consider the following parallel reaction, K1 and K2 are the rate constant with respect to each parallel reaction। इसमें K1 is to K2 दिया हुआ है 1:4। Calculate the percentage of B and C in the product। प्रोडक्ट में B और C की परसेंटेज निकालनी है। इससे सिंपल सवाल तो मैं कभी दे नहीं सकता। 1:4 दिया हुआ है, K1 is to K2 1:4। तो सिंपली आपको पता है कि B अपॉन C इज गोइंग टू बी इक्वल टू K1 अपॉन K2। तो परसेंटेज ऑफ B इज इक्वल टू, क्या लिखूँ मैं, K1 अपॉन K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 100, दैट इज 20%। तो परसेंटेज ऑफ C में डायरेक्टली लिखती हूँ 100 माइनस 20, दैट इज 80%, क्योंकि प्रोडक्ट में परसेंटेज पूछी है B और C की, और प्रोडक्ट में B और C ही तो हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3 पैरेलल रिएक्शन दी हुई हैं, A गिविंग 3B, A गिविंग 4C, A गिविंग 5D, और तीनों का रेट कांस्टेंट K1 2K1 1.5 K1 दिया है। B upon C is alpha, C upon D is beta. Which of the following is correct? Alpha greater than beta, alpha is equal to beta, alpha beta is 0.4, alpha plus beta is 0.4. Let's see. तो वैसे तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं भी ट्राई करता हूँ। देखिए जितना भी मैंने आपको सिखाया उस नॉलेज को यहाँ पे यदि मैं यूटिलाइज करूँ तो आई कैन राइट B कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखा था मैंने, MK1 अपॉन NK2। M यहाँ 3 है तो 3K1
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2K1, ये आ गया 3/8। सिमिलरली C concentration upon D concentration, again C concentration upon D concentration is equal to 4 into 2K1 divided by 5 into 1.5 K1, तो ये आ गया आपका 8 डिवाइडेड बाई 7.5। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है बीटा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इट डजंट लुक लाइक दिस, ये करेक्ट नहीं है। अल्फा बीटा बराबर नहीं, ये भी दिख रहा है। अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/8 इंटू 8/7.5, दिस कम्स आउट टू बी 0.4, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया, और अगर ऑप्शन सी करेक्ट है तो डी करेक्ट नहीं है, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं पैरेलल रिएक्शन पे। क्वेश्चन दिया है एसिटिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, गैसियस एसिटिक एसिड का डिकम्पोजिशन पैरेलल पाथ के थ्रू हो रहा है, और एक में मीथेन और CO2 बन रहा है, एक में CH2CO प्लस वाटर बन रहा है, यानी सारे वेपर फेज में, ऑल आर इन गैसियस फेज, ऑल आर इन गैस फेज, ऑल आर इन गैस फेज, सारे प्रोडक्ट गैस फेज में है, रिएक्टेंट भी गैस फेज में है, लेकिन मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द प्रोडक्ट मिक्सचर, यानी कि एसिटिक एसिड को एक्सक्लूड करना है। ऑप्शंस दिया है, इसके अंदर चेक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स सी, अगर मैं मान लूं कि ये x मोल बना तो ये भी x मोल बनेगा, अगर मैं मान लूं कि ये y मोल बना, ये y मोल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये A था तो इसमें से x गया और y गया, फर्स्ट रिएक्शन में x गया, सेकंड रिएक्शन में y गया। तो जितना भी हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शन की कंसेप्ट में सीखा है, क्या उस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन मोल्स ऑफ H2O वेपर, या 2x अपॉन 2y लिख लो या x अपॉन y लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है मोल, क्योंकि यहाँ सबकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो जो इसके रिएक्टेड मोल होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो सिंपली K1 अपॉन K2 को मैं लिख सकता हूँ x अपॉन y, ठीक है। मुझे क्या चाहिए है, मुझे क्वेश्चन में चाहिए परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द प्रोडक्ट मिक्सचर, तो परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द प्रोडक्ट कितना आएगा। मीथेन का मोल मैंने x माना है, x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y इंटू 100। कैसे समझें ये, 2x मोल इस रिएक्शन के टोटल प्रोडक्ट है, 2y मोल इस रिएक्शन के टोटल प्रोडक्ट है, तो टोटल प्रोडक्ट का मोल हुआ 2x प्लस 2y, एंड आउट ऑफ दिस x इज मोल ऑफ मीथेन, तो x अपॉन टोटल मोल इंटू 100, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन अपॉन मोल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट इंटू 100। मोल ऑफ मीथेन हमको दिया है x अपॉन 2x प्लस 2y इंटू 100, x अपॉन y इज K1 अपॉन K2, तो उसी रेशियो से मैं इसको यदि कनेक्ट कर दूं तो कैन वी राइट इट x अपॉन x प्लस y इंटू 50, विच कैन बी रिटन एज 50 इंटू K1 अपॉन K1 प्लस K2। बस x की जगह K1 लिख दिया, y की जगह K2 लिख दिया, क्योंकि रेशियो में डील कर रहे हैं ना, तो x अपॉन y इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, तो जब मुझे रेशियो ही निकालना है तो x को मैंने K1 से रिप्लेस कर दिया और y को K2 से रिप्लेस कर दिया, परसेंटेज आ गया। सो इट इज गोइंग टू बी विच आंसर, ए आंसर इज करेक्ट, फाइन। So this is all for today's lecture. Believe me, this topic is extremely important for KBPY and Olympiad examination. IIT में बहुत frequently इस पे questions तो नहीं पूछे गए हैं, but you never know. IIT का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।